हेलो दोस्तों, एबीसी बेसिक्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का जो है ऑब्जेक्टिव सेशन लेकर आया हूं, जो आपके 2025 एग्ज़ाम हो या अन्य एग्ज़ाम इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपको इससे 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका, लोगों के लिए विकास का अर्थ किस प्रकार का होता है? तो विकास का अर्थ होता है भिन्न भिन्न या परस्पर विरोधी, है ना। विकास के लक्ष्य भी होते हैं भिन्न या परस्पर विरोधी, और लोगों के विकास का अर्थ होता है भिन्न, अलग अलग सबका विकास होता है। आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य है, तो ये हो जाएगा नियमित रोजगार, स्वतंत्रता, बेहतर मजदूरी, इनमें से सभी। भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए विकास का लक्ष्य क्या हो सकता है? तो भूमिहीन जो ग्रामीण मजदूर है उसका जो लक्ष्य होगा वो हो जाएगा रोजगार और बेहतर मजदूरी, स्थानीय स्कूलों में बच्चों की उत्तम शिक्षा। वो जो है ग्रामीण मजदूर जो भूमिहीन होगा वो अपने बच्चों के लिए उत्तम शिक्षा का आवश्यकता महसूस करता है, रोजगार का चाहिए उसको, और कोई सामाजिक भेदभाव ना हो, ये जरूरी है उसके लिए। तो इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। एक उद्योगपति के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या हो सकता है? तो उद्योगपति क्या चाहेगा? अधिक बिजली प्राप्त करना, ठीक है। बाकी किसी को मिले या ना मिले, लेकिन उद्योगपति को बिजली मिले जिससे उसका फैक्ट्री चल सके। आगे क्या, एक समृद्ध किसान के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या हो सकता है? जो समृद्ध किसान है तो वो उपज में अधिक जो है समर्थन मूल्य प्राप्त करना चाहेगा, उच्च पारिवारिक आय होना चाहिए उसका, बच्चों को विदेश में पढ़ाना या बसाना चाहता है, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, एक अमीर परिवार की लड़की के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या होगा? तो इसमें उसके भाई को जितनी स्वतंत्रता मिलती है उतना उसे भी स्वतंत्रता मिले, यानी सबके लिए अलग अलग जो है विकासात्मक लक्ष्य होता है। इतना ध्यान रखना आपको। प्रति व्यक्ति आय को क्या कहा जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय या औसत आय एक ही होता है। नेक्स्ट, औसत आय को प्रति व्यक्ति आय के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है, किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुशल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है, यानी देश की कुल जनसंख्या से अगर हम भाग दे दे, राष्ट्रीय आय को भाग दे दे, राष्ट्रीय आय यानी कुल आय मान लीजिए 100 रुपया है और कुल जनसंख्या मान लीजिए 50 है, तो प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय कितना आएगा? 2 आएगा, है ना। चलिए, प्रति व्यक्ति आय क्या आएगा? 2 आएगा। राष्ट्रीय आय अगर 100 है तो। नेक्स्ट, किसी देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर हमें क्या प्राप्त होता है? तो हमें प्राप्त हो प्रति व्यक्ति आय या औसत आय, दोनों एक ही होता है, जबकि राष्ट्रीय आय अलग होते हैं। नेक्स्ट, अगर एक मान लीजिए कि किसी देश में 4 परिवार है, यानी 4, और प्रति व्यक्ति 5 है, तो कितना हो जाए? 5,000 है इनकम, तो 5 चौके 20,000 हो गया। 20,000 में आपको कितना? 4,000, 7 4 11 और 3 14,000 घटा देना है। 20,000 में कितना घटा देना? 14,000। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका? 6,000। आंसर ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। इसी तरह से ये क्वेश्चन भी है, इसको भी आप देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, उसी तरह का है, जैसे यहाँ दिया हुआ प्रति व्यक्ति आय 500 है और जनसंख्या 5,000 है, तो 5,000 को 500 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? आपका 25 लाख आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25 लाख आ जाएगा। नेक्स्ट, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो इसका जो है प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों को स्वास्थ्य स्थिति क्या है, उपयुक्त सभी। तो ये कौन देखता है? ये जो है ना वर्ल्ड बैंक भी देखता है। प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, स्वस्थ लोगों का स्वास्थ्य स्थिति, ये भी देखता है ना। विभिन्न देशों के वर्गीकरण के लिए विश्व बैंक क्या चाहिए देखता है? तो प्रति व्यक्ति आय देखता है ना। प्रति व्यक्ति आय, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक कर दिए, करेक्शन कर लीजिएगा। विश्व बैंक क्या देखता है? प्रति व्यक्ति आय देखता है, ठीक है। और जो है ध्यान देना है, मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करता है? तो ये करता है स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय, यानी स्वास्थ्य कैसा होगा, शिक्षा दर कैसा होगा, लोगों की स्थिति। तो कौन करता है? HDI। ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा HDI द्वारा, ठीक है। यहाँ पर HDI द्वारा उपयुक्त सभी, स्वास्थ्य भी देखता है, शिक्षा भी देखता है, प्रति व्यक्ति आय भी देखता है, मानव विकास
रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट यानी मानव ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। ठीक है, देशों के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? तो सबसे औसत आय देखा जाता है, देशों की तुलना करना है। जैसे अमेरिका और इंडिया का अगर तुलना करना है तो ज़्यादा पैसे के मामले में कौन है? अमेरिका है। ठीक है, तो औसत आय अमेरिका का अच्छा है। ठीक है, वे देश जिनकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय $12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक थी, तो वे देश कैसे थे? वो विकसित देश के अंतर्गत आता था, जबकि $995 वाला वो निम्न आय देश वाला आता है। ठीक है, और 2017 में $1820 प्रति वर्ष थी, उसको रखा गया था मध्यम आय वाला। 3 प्रकार का देखना, 995 कम पूछेंगे तो आ जाएगा निम्न आय, और मीडियम पूछेंगे तो आपका मध्य आय वाला। ठीक है, 1820। जीडीपी का अर्थ होता है सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ध्यान रखना है ना, जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद। हरियाणा, केरल, पंजाब, बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय, तो सबसे गरीब राज्य तो बिहार ही है, तो प्रति व्यक्ति आय बिहार का ही सबसे कम होगा। हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय केरल से क्या होगा? अधिक होगा हरियाणा का। भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो गरीबी का प्रतिशत बिहार में अधिक है। मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यूएनडीपी के अनुसार किसी देश के विकास को आंकने का आधार, तो अभी बताएं तो प्रति व्यक्ति आय, लोगों का शिक्षा स्तर, लोगों का स्वास्थ्य स्तर, सब पर देखा जाता है यूएनडीपी। ठीक है, पड़ोसी देशों से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? तो श्रीलंका का भारत से बेहतर है। निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरल राज्य का साक्षरता दर इनमें से सबसे अधिक है, इनमें से। ठीक है, इनमें से केरल राज्य का सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से किस राज्य का साक्षरता दर जो है सबसे कम है? साक्षरता दर सबसे कम बिहार का है, और केरल से भी ज़्यादा क्या है? लक्षद्वीप का है साक्षरता दर, लेकिन लक्षद्वीप क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। निम्नलिखित में सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य कौन है? तो वो केरल है। ठीक है, 1 वर्ष में प्रति 1000 जीवित बच्चों में 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाती है? शिशु मृत्यु दर कहलाती है। निम्नलिखित में किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? शिशु मृत्यु दर सबसे कम कहाँ है? केरल में है। अधिक पढ़े लिखे लोग केरल में, इसलिए शिशु मृत्यु दर भी वहाँ कम है। ठीक है, 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात कहलाता है साक्षरता दर। नेक्स्ट है, ये चैप्टर खत्म हो गया। निम्नलिखित में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो आपका तो पता है, सब होगा इनमें से। नेक्स्ट चैप्टर आइए देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक में एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन यानी प्राकृतिक में है, तो कौन हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्रक, है ना। प्राथमिक क्षेत्रक में क्या आ जाएगा? जैसे खनन हो गया, कृषि हो गया, ये सब प्राथमिक क्षेत्रक में है। ठीक है, कृषि, डेयरी, खेती इसमें प्राथमिक में आ जाएगा। ठीक है, वनोत्पाद का संग्रहण करना, ये भी कहाँ आ जाएगा? ये भी आपका प्राथमिक में आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो आपका बैंकिंग जो है ना, सेवा क्षेत्रक से संबंधित है, टाइटरी यानी तृतीयक क्षेत्रक से संबंधित है। प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के द्वारा उपयोगी वस्तु में बदलना किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? द्वितीयक हो जाएगा। विनिर्माण की प्रक्रिया किस क्षेत्र का भाग है? विनिर्माण फिर से आ जाएगा द्वितीयक, है ना। जैसे कुछ चीज बना रहा है, विनिर्माण हो गया तो क्या हो जाएगा? द्वितीयक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि द्वितीयक क्षेत्रक से संबंधित है? तो चीनी बनाना। चीनी किससे बनता है? गन्ना से चीनी बनता है, या चुकंदर से चीनी बनता है। तृतीयक क्षेत्रक को क्षेत्रक के नाम से जाना जाता है। तृतीयक क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक के अंतर्गत रखा जाता है। द्वितीयक क्षेत्रक देख लेना है, कुम्हार, बुनकर, दिया सिलाई में श्रमिक सभी हो जाएगा। ठीक है, प्राथमिक में आ जाएगा कृषि, खनन, ये सब जो जमीन से जुड़ा हुआ
चीज़ है वो प्राथमिक में आ जाएगा, और जो आपका द्वितीयक क्षेत्रक में आ जाएगा। किसी चीज़ किसी वस्तु से किसी वस्तु का निर्माण करना द्वितीयक में आ जाएगा। वहीं तृतीय में आ जाएगा सेवा क्षेत्रक, जैसे बैंकिंग हो गया, संचार सेवाएं हो गया, यानी परिवहन हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका क्या बोलते हैं, कोई सर्विस दे रहा है, जैसे टीचर हो गया, है ना, बढ़ई हो गया, सब तृतीय क्षेत्रक में आएंगे। इनमें से कौन तृतीय क्षेत्रक में है अभी बताएं? बैंकिंग। नेक्स्ट, सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है? सेवा क्षेत्र में आपका परिवहन, संचार और बैंकिंग शामिल है। सेवा क्षेत्र में परिवहन, भंडारण, व्यापार, संचार, बैंकिंग सब हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक समझ गए, ठीक है। और भंडारण भी तृतीयक में आ जाएगा, जीवन बीमा भी तृतीयक में आ जाएगा, जिसको सेवा क्षेत्रक बोलते हैं। ये हो गया आपका चैप्टर। अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य होता है, पहले से ही शामिल होता है। सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी ज्ञात करने के लिए अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की ही गणना क्यों की जाती है? दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए इसका आंसर हो जाएगा। जीडीपी के मदों में 2013 से 14 के बीच तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कितना था? तो इसका हो जाएगा 50 से 60%, ठीक है। रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर आर्थिक गतिविधियों को कितना क्षेत्र में? 3 में बांटा गया है, वही आपका प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। नेक्स्ट देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत धीरे वीडियो पॉज करके भी देख लीजिएगा, है ना। मनरेगा का पूरा रूप क्या है? मनरेगा का पूरा, यह वर्ष 2005 में भारत सरकार द्वारा रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको नरेगा बोलते थे, बाद में ये मनरेगा हो गया, यानी महात्मा गांधी इसमें जुड़ गया। तो इसका हो जाएगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 में लागू हुआ था। कब आया था? 2005 में। कितना दिन का काम दिया जाता है इसमें? 100 दिनों का कम से कम काम दिया जाता है। 200 जिला उस समय लागू किया गया था, अभी तो अधिक जिलों में लागू है, ठीक है। ये जो है 100 दिन का काम इसमें दिया जाता है। नरेगा में काम नहीं मिलने पर कितना दिनों के भीतर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा? 15 दिनों के भीतर। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या है? तो इसमें श्रमिकों की अवस्था में सुधार और रोजगार के अवसर को बढ़ाना, तो ये भी दोनों हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, मुद्रा और साख में। मुद्रा और साख में वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान क्या होता है? वस्तु विनिमय प्रणाली हो जाएगा। निम्न में से कौन वस्तु विनिमय का उदाहरण है? तो देख लीजिए इसका, एक गाय के बदले 5 बकरी का सौदा, ये सही है। गाय को 10,000 में बेचना, एक गाय को, ये थोड़ी है बेचना और खरीदना तो वस्तु विनिमय होगा ही नहीं। वस्तु से बदले वस्तु का लेन देन ही क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। किसी विनिमय प्रणाली में आवश्यकताओं के दोहरा संयोग होना अनिवार्य विशिष्टता है। किसका? वस्तु का होना, वस्तु विनिमय प्रणाली। मुद्रा का कार्य क्या है? ये उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा का एक आधुनिक रूप है? मुद्रा का कागज के नोट आधुनिक रूप है। नेक्स्ट, वर्तमान में कागज के पैसे के अलावा किस रूप में धन का उपयोग बढ़ रहा है? तो प्लास्टिक मनी, ठीक है। और अगर यहाँ आपका दे देता डिजिटल पेमेंट वगैरह भी दे देता तो वो भी चलता। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। इसका स्थापना 1935 में हुआ है, ध्यान रखना है ये भी। भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसको है? भारतीय रिजर्व बैंक को। व्यापारिक बैंक के कार्य क्या है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। साख निर्माण, ऋण देना, जमा स्वीकार करना। जैसे कौन करता है? SBI, बैंक ऑफ इंडिया, सभी व्यापारिक बैंक है। ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। औपचारिक माने बैंक से लिया जाएगा तो औपचारिक होगा। तो औपचारिक कौन नहीं शामिल है इसमें? नियोक्ता शामिल नहीं। सहकारी समिति क्या आ जाएगा? आपका औपचारिक में आ जाएगा। ऋण के औपचारिक स्रोत में शामिल कौन होगा? तो इसका हो जाएगा अनौपचारिक में व्यापारी आ जाएगा। साहूकारों से लिया गया ब्याज बैंकों से लिए गए ब्याज की तुलना में क्या होता है? बहुत अधिक होता है। आगे देख लेना आपको,
ठीक है, थोड़ा थोड़ा। केंद्रीय सरकार की ओर से करेंसी जारी करता है भारतीय रिजर्व बैंक। बैंक जमा रकम का 15% नगद के रूप में अपने पास रखता है। कौन? आरबीआई। बैंक जमा रकम का 15% हिस्सा नगद के रूप में अपने पास रखते हैं। अच्छा, 15% नगद रखते हैं अपने पास। बैंक डैश के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जमा राशि। ये सब देख लीजिएगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। उसके बाद वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, इसमें आपको देखना है कौन सा संगठन विदेशी व्यापार और विदेशों में निवेश के उदारीकरण पर बल देता है। तो ये हो गया विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हो गया था 1995 में। इसी का ये पुराना नाम है विश्व व्यापार संगठन। इससे पहले इसको GATT के नाम से जाना जाता था। GATT के नाम से जाना जाता था। GATT, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। और वो ये स्थापना हुआ था 1948 में, जबकि विश्व व्यापार संगठन 1995 में बना। ये भी ध्यान रखना। वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन में 164 देश है, ठीक है। विश्व की किस संस्था ने व्यापार और निवेश के उदारीकरण के लिए विकासशील देशों पर दबाव डाला है? तो विश्व व्यापार संगठन, ठीक है। व्यापार के बोलेगा, व्यापार जहां बोल दिया तो आपको विश्व व्यापार संगठन मारना है। नई आर्थिक नीति कब बनी थी? नई आर्थिक नीति 1991 में बनी थी। सरकार द्वारा अवरोधों और प्रतिबंध को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण कहलाता है, ठीक है। यानी आपका क्या बोलते हैं कि लाइसेंस वगैरह जो है ना बनाने की छूट दिया जाता है। किस प्रक्रिया में? उदारीकरण में। निम्नलिखित में से कौन सा विदेश व्यापार का पर एक अवरोध है? तो आयात पर टैक्स लग जाना विदेश व्यापार पर अवरोध है। घरेलू बाजार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश किनके लिए हानिकारक हो सकता है? तो सभी छोटे पैमानों के उत्पादकों के लिए। विश्व की सबसे बड़ी मोटर निर्माता कंपनी कौन है? तो फोर्ड मोटर्स है। फोर्ड फिएस्टा जिसका गाड़ी आता है, फोर्ड मोटर जो है ना, ये आपका अमेरिका की कंपनी है, ठीक है। भारत में विदेशी व्यापार निवेश की बाधाओं को हटाने के लिए सरकार ने किस वर्ष निर्णय लिया? यानी नई आर्थिक नीति जो बनी हो वो 1991 में बनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नई आर्थिक नीति 1991 में बनी है। बाकी थोड़ा थोड़ा आपको ये सब भी देख लेना है, ठीक है। स्मरणीय तथ्य भी देख लेना। विश्व व्यापार संगठन विकसित देशों की पहल पर शुरू हुआ था। उसके बाद बहुराष्ट्रीय कंपनी हुआ है जो अधिक देशों में उत्पादन एवं नियंत्रण का स्वामित्व रखती है। ये भी इम्पोर्टेंट है। बहुराष्ट्रीय कंपनी वाला भी देख लीजिएगा, थोड़ा सा समझना है सारा। खुद को बचाने के लिए, लास्ट चैप्टर है, खुद को बचाने के लिए उपभोक्ताओं को क्या करना चाहिए? तो उपभोक्ताओं को उपभोक्ता जागरूकता बहुत जरूरी है। 1986 में आया तो उपभोक्ता सुरक्षा कानून, ठीक है। तो इसमें जो है सुरक्षा का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, सूचना का अधिकार, इनमें से सभी हो जाएगा। सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार माना जाता है? तो ये वैधानिक अधिकार है। सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह द्वारा की जाती है? तो ये आया था आपका क्वेश्चन, हॉलमार्क द्वारा किया जाता है, ठीक है। याद रखना, सोने के आभूषण की शुद्धता का पहचान हॉलमार्क द्वारा किया जाता है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र, अच्छा, हॉलमार्क इस तरह से आता है, साइन, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के मैंने उपभोक्ता संरक्षण के लिए दिशा निर्देशों को कब अपनाया था? तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ का दे रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता सुरक्षा संरक्षण 1985 में अपना लिया था, जबकि उपभोक्ता सुरक्षा कानून 1986 में बना है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कोपरा भारत सरकार द्वारा नियमित किया गया था, 1986 हो जाएगा। जिला स्तर पर अदालतों में कितनी राशि तक मुकदमों की सुनवाई होती है? तो जिला में हो जाएगा आपका 20 लाख तक हो जाएगा। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपये है, अधिक से 1 करोड़ रुपये से कम है, तो उपभोक्ता शिकायत कहाँ करेगा? तो राज्य आयोग में। 20 लाख रुपये से जहाँ अधिक हो गया तो राज्य आयोग, और अगर आपका जिला स्तर वाला बोलेगा तो 20 लाख तक जिला स्तर में, और जबकि राज्य वाला बोलेगा राज्य आयोग में तो 20 लाख से 1 करोड़ रुपये तक राज्य आयोग में आ जाएगा। एमआरपी का अर्थ होता है, एमआरपी का अर्थ क्या होता है? अधिकतम खुदरा मूल्य, अधिकतम खुदरा मूल्य। आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत
कौन जानकारी प्राप्त कर सकता है? तो सभी नागरिक, कोई भी नागरिक होगा तो आरटीआई से जानकारी प्राप्त कर सकता है। यानी 2005 में एक कानून आया था जिसको सूचना का अधिकार बोलते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में आया था। कब आया था? 2005 में, अक्टूबर 2005 इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस दिन हम राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। शहद खरीदते समय हमें कौन सा निशान देखना चाहिए? ठीक है, तो खाने पीने की वस्तु के लिए हमको एक मार्क होगा। क्या हो जाएगा? एक मार्क हो जाएगा। खाने पीने का वस्तु जहाँ दे दिया है तो वो एक मार्क हो जाएगा। जबकि आभूषण वाला हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा आभूषण वाला, बताइए? जबकि आभूषण वाला हो जाएगा हॉलमार्क। ठीक है, उपभोक्ता कल्याण संगठन के विश्व स्तरीय संस्थान को कहते हैं उपभोक्ता इंटरनेशनल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन नियमों और विनियमों के माध्यम से बाजार संरक्षित है? तो ये उपभोक्ता हो जाएगा। बाकी देख लीजिएगा थोड़ा थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक यहाँ पर आ जाइए, वह संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादों के मानक तय करता है उसे क्या कहा जाता है? ISO। उपभोक्ता जागरण के लिए यानी जागरूकता के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा है जागो ग्राहक जागो। आपका टीवी में एड आता है ना? ISI चिन्ह लोगो देखा जा सकता है। ISI बिजली के सामानों पर देखा जाता है ISI। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 1986 में आया था। सूचना का अधिकार कब आया था? अक्टूबर 2005 में आया था। सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता के अधिकारों की घोषणा की गई थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण है सूचना का अभाव, वस्तुओं की सीमित आपूर्ति और उपभोक्ताओं का अज्ञानता। इनमें से सभी हो जाएगा। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये आपका कब मनाया जाता है? ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। हॉलमार्क किस में देखेंगे? आभूषण में देखेंगे। ठीक है, जेवर में देखेंगे। बस बहुत कम समय में इकोनॉमिक्स बता दिए हैं, लगभग इससे बाहर नहीं जाएगा आपका इकोनॉमिक्स इतना कर लीजिए। आपका ऑब्जेक्टिव सेक्शन इससे बाहर जाने को एकदम चांस ही नहीं है, तो इतना ध्यान रखना आपको। ठीक है, चलिए कल जो है आपके लिए दूसरे वीडियो लाऊंगा जो इम्पोर्टेंट होगा। हो सकता है कल मैथ का मैं डाल दूं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पे बने रहें। धन्यवाद।